वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले कि हम धरने की बात करें, कुछ आईपीपीज के हवाले से बात कर लें। नाजरीन, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट मेरे सामने आई, जिसकी कुछ लाइंस जो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। चेयरमैन कमेटी बनाए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, उनकी जानिब से आज एक फैसला सामने आया कि पाकिस्तान सेनेट की कायमा कमेटी का आईपीपीएस का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला। लेकिन उसमें उन्होंने जो जस्टिफिकेशंस दी वो बड़ी मासूमाना जस्टिफिकेशंस थी, जैसे कि किसी को मुआहदे करते हुए अंदाज़ा ही नहीं था कि वो मुआहदे कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे गलती हुई, 2007 के बाद बिजली की किल्लत आ गई थी, 2013-14 में चीनी मुआवनत से पावर प्लांट लगे, हमारा ख्याल था जीडीपी 6% रहेगी, इस हिसाब से बिजली शामिल की, हमें अपने जज्बात ओवर कैपेसिटी में चले गए, यानी कि हम अपने जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए, हमारी डिमांड में कमी आई। कितनी उन्होंने अपनी तरफ से मासूमाना सी जस्टिफिकेशन दे दी। फारूकी साहब, ये जो जस्टिफिकेशन सामने आई है और उसके बाद फैसला सामने आया है कि कायमा कमेटी का आईपीपीएस का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला, सर ये क्या हुकूमत कोई नई डील करने जा रही है इस मासूमाना जस्टिफिकेशन के बाद? अच्छा, ये देखें, अब मसला क्या है, अब लोगों के जज्बात को थोड़ा सा कूल डाउन करना मकसूद है। उसके लिए वो चाह रहे हैं कि वो कुछ बता सके कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। फोरेंसिक ऑडिट जो है वो जब आप किसी रिपोर्ट के इंतजार में हो ना, खा वो किसी कमेटी की हो या किसी कमीशन की हो, वो आती तो एक बहुत अरसे के बाद है, फिर वो आती भी बड़ी टिल्ली मटिली सी होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये हुआ तो किस्म की होती है, हुआ तो था, लेकिन असल में पता नहीं चल रहा कि क्यों हुआ था और किसने किया था। ये लाश तो पड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि इसको किसी ने मारा था या खुद ही मर गया। वो जैसे वो अहमद इकबाल साहब का एक फिक्रा है कि उन्होंने कहा मैं सड़क पर से गुजरा तो एक सांप मरा पड़ा था, अब खुदा जाने उसको किसी ने मारा था या सड़क पर से गुजरते हुए उसका हार्ट अटैक हो गया था। तो गुजारिश ये है कि ये आईपीपीएस की गेम को समझे। गेम क्या है? गेम ये है कि जब हमें पावर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा तो उस वक्त असूली तौर पे हमें जाना था पानी से बिजली बनाने की तरफ। उस वक्त तक हमारे दरियाओं में पानी भी था, सारा कुछ ठीक था, हमारे पास रिसोर्सेज भी थे, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसमें से उसका रिजल्ट जो आना था वो 10-15 साल बाद आना था। हमें रिजल्ट चाहिए था फौरन। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आज एक प्रोजेक्ट शुरू करूं, मैं एक नीला बाग डैम बना देता हूं या सबज बाग बना देता हूं, तो उसका तो काम शुरू होगा, उसका पहला यूनिट तो शायद मुझे मिलेगा 10 साल बाद या 9 साल बाद या 12 साल बाद। तो उस वक्त तक पता नहीं मैं पॉलिटिक्स में हूंगा या नहीं हूंगा। दूसरी बात यह है कि वो मरहलों में काम होगा, तो इसका मतलब है उसका कमीशन भी यकमुश्त नहीं लिया जा सकता। तो ये दोनों मसाइल का हल ये था कि हम इस तरह का बंदोबस्त करें कि बिजली भी फौरन से आ जाए और हमें पैसे भी मिल जाए। मुझे एक बात बताएं कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट किए हैं, इन्होंने अपने घर के लिए कभी 1 इंच जमीन का भी नुकसान में खरीदा है? कभी इन्होंने अपने घर के लिए जो खर्चे किए हैं उसमें से किसी को वाफर पैसे कभी दिए? ये तो अपने मुलाजिम को 50 रुपए इजाफी ना दें। आपके ख्याल में ये इतने मासूम लोग हैं, इनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं? आपकी टोटल कैपेसिटी जो उस वक्त आपका इस्तेमाल था बिजली का, वो 12,000 किलोवाट से बढ़ता बढ़ता जो है आप 18 पे गए, 18 से आप 20-22 पे आ गए, अभी आप 23-24 के राउंड में कहीं फिर रहे होंगे। आप बड़ी कुछ लांग लगाएंगे तो 25 गिन लें उसको। ये 44,000 की कैपेसिटी पेमेंट जो है, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई मेरा उसमें कसूर क्या है? अगर गलती की है, मतलब राजा परवेज अशरफ साहब ने अगर एग्रीमेंट किया है तो उसकी सजा शहजाद फारूकी को क्यों मिल रही है? फायदा उसके बदले में पैसे क्यों दे रही है? या आसिफ अफान का बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? ये सारी वारदात डाली ही इसलिए गई थी कि एक तो फौरन से बिजली आ जाएगी, हमारी बाबा हो जाएगी। वाह बाबा जी जनाब, ये हम आए थे हुकूमत में, हमने बिजली की कमी दूर कर दी। अब ये नहीं पता कि बिजली की कमी दूर करते करते आपने दिहाड़ी कितनी लंबी चौड़ी लगाई। नहीं, वो तो ख्यालात पे चल रहे थे ना फारूकी साहब, वो तो मासूमाना ख्यालात पे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था जीडीपी 6% रहेगी। मैं तो आपको एक सिंपल बात बताता हूं, ख्यालात पे हुकूमत चलेगी ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फिर निकाल दें महकमों से। हल सिंपल सा है जी, मैं गुजारिश करूं, एक सिंपल सा हल है। जो आदमी जिम्मेदार है, एक दफा उसको पकड़ के पब्लिक के सामने आप फांसी दे दे या गोली मार दे या तेजाब से नहला दे। सर ये हल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हल पे अमल दरामद होगा कैसे? इसके बाद देखें, अब वो आपको क्या खेल खिला रहे हैं। वो जी फोरेंसिक रिपोर्ट होगी, उस पर ऑडिट होगा। ऑडिट करने वाले कौन है? हमें क्या पता कौन है, वो क्या उसमें से निकालेगा? हमें मोटी बात का पता है। मोटी बात ये है कि हमारा इस्तेमाल है 22-23 हजार किलोवाट का।
और हम पैसे दे रहे हैं 44,000 के। हमें वो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे बताए क्या फ्रांस करना है इसका। वो जो एक वो लगा हुआ है, रॉश नामी एक प्लांट लगा हुआ है, उसका एक बिजली का यूनिट जो है जितना वो चलता है वो हमें पड़ता है 745 रुपए 6 पैसे का जी। तो मुझे बताइए कि क्या वो कोई खास किस्म की बिजली है जो मेरे बच्चों को स्कूल से घर भी ले आएगी? वो मैं उसके एक यूनिट का 745 रुपए क्यों दे रहा हूं? और एक और प्रोजेक्ट है, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, उसकी 635 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो हमें बिजली पड़ रही है, कैपेसिटी चार्जेस मिला के। इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस भी हमें डाले हुए हैं और हमें कहानी ये सुना रहे हैं जी। देखें उस वक्त चूंकि कोई इसमें सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था और चूंकि ये था, ओ भाई हमने आपको कहा था आईपीपीज के बस डालें हमें, आपने पूरी कौम को आईपीपीज के कुत्तों के आगे डाल दिया है। आप आवाम के लिए अगर सोचते भाई तो आप पन बिजली के मंसूबे लगाते। अभी आप सोलर कर रहे हैं, सोलर बांट भी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, सोलर के हवाले से कह रहे हैं कि जी अब वो उसके बाद इसकी अब हौसला शिकनी की जाएगी। अगर सारा पाकिस्तान सोलर पे चला गया तो ये आईपीपीज की बिजली कौन खरीदेगा और कौन कैपेसिटी चार्जेस देगा? आप कहीं एक जगह पे टिक के तो खड़े हो, आप कहीं टिकेंगे तो उसके बाद हमें किसी न किसी हिसाब से कोई रिलीफ मिलेगा, कोई चीज हमारे हाथे आएगी, हम भी कोई सुख की यानी फ्राई मछली खा सकेंगे। अदरवाइज तो हम फारिग हैं। सर वो खुद ही किसी फैसले पे नहीं पहुंच रहे ना फारूकी साहब, बेसिकली उनको खुद ही नहीं पता कि किस फैसले पे जाना है और क्या मंजर देखना है। ये आपका वहम है, उनको नहीं पता। इतने मासूम लोग नहीं है ये। वो खुद कह रहे हैं हम अपने जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए। वो इस तरह के स्टेटमेंट तो खुद दे रहे हैं फारूकी साहब। कहां के मासूम हैं जिनके घर बने हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, जिनके पास नेशनलिटियां हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनके इलाज बाहर होते हैं, और ये मासूम है और ये खोचल है? आपको किसने कह दिया ये मासूम है? ये मैं नहीं कह रही सर, उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं। ये पूरी कौम को आपने खोचलों के वश डाल दिया है। ये वो लोग हैं जिनको वो पंजाबी में मीसना भी कहते हैं और खोचल भी कहते हैं। ये सारे वो लोग हैं। ठीक है, इसका आसिफ साहब से भी आंसर ले लेते हैं। आसिफ साहब, एक जाने तो वो कह रहे हैं कि हम अपने जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए, मतलब कि वो अपने जज्बात पे काबू ही नहीं रख सके और वो ओवर कैपेसिटी में चले गए और हमारी डिमांड में कमी आ गई। यानी कि अब जज्बात थे, ये बहार बेगम थे, ये जज्बात में चले गए। यानी कि अब जो मुल्क है वो ख्यालात पे चलेगा और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हर सेक्टर में बैठे हुए, तो ठीक है फिर उनको घरों में भेजे। उनको फिर किस लिए हम इतनी भारी सैलरीज दे रहे हैं? ख्यालात पे चलाए, जज्बात पे चलाए मुल्क। ये जो अपना इनके वजाहतें और तौजीहात हैं, इसके बाद तो बंदा कहता है कि जो होती है ना निस्बतें नस्लों का पता देती हैं और हुक्मरानों के फैसले और इक़दामात उनकी नीयतों का पता देते हैं। और दूसरी बात यह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इनके ये जो आजकल सीएम साहब के वज़ीर आज़म साहब के जो बयानात आ रहे हैं, अवाम का जो दर्द उनके दिल में जाग रहा है, उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कातिल अपने हाथों कत्ल किए गए मकतूल की नमाज जनाजा और इंतज़ामात में पेश और भागा फिर रहा हो। कभी वो कब्र खुदवा रहा हो, कभी वो काफूर लेके आ रहा हो, कभी वो कफन का बंदोबस्त कर रहा हो, कभी वो जनाजे की चरबाई को मतलब भागा बकवास है यार। क्या शर्म नहीं आती? कुछ जिन्नात आए थे, कौन कर गया ये सारा कुछ? कौन कर गया? भंग भी के बैठे हुए थे, हुकूमत में नहीं थे। और दूसरी बात है, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है ना? आम भी चुपे और गुठलियों के भी दाम, बस ठीक है, गुठलियां भी बेच दी। वो तो मराद दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमने प्लांट लगाने वाली कंपनियों को बतौर मराद। वो कौन सी कंपनियां आसमान से आई थी, कोहे काफ से आई थी, कहां से आई थी वो? ये कौन लोग हैं? फायदा इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम रखें, मैं इनके चिथड़े उड़ा दूंगा। ये के इलेक्ट्रिक की बर्बादी से लेकर जितनी डिस्कोज हैं, और मैं नाम ले लेके बताऊंगा आपको, इस पर पूरा प्रोग्राम रखें। एक सवाल में काम नहीं होगा, ये एक सवाल की मार नहीं है, इनके बखियों झेलने पड़ेंगे। आपके बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल मौजूदा हुकूमत है। इन शॉर्ट बता दें इस प्रोग्राम में, फिर इस पे डिटेल में डिस्कशन। रिस्पॉन्सिबल अवाम है जो यहां पैदा हुए हैं। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा
पैदा होते ही आधी बाजी हार जाता है। वो बच्चा हर उस कर्ज का अपना कर्जदार है, उस कर्ज का वाजिबुल अदा है, उसके जिम्मे वो कर्ज वाजिबुल अदा है जिसका उससे कोई दूर का भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल। हर पैदा होने वाला बच्चा उस भारी कर्ज का मकरूज है जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके आबाओ अजदाद से लेकर उसकी आने वाली नस्लों तक खा गए। ये बातें करते हैं नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, नाव डुबो के कहते हैं नाव डूबने वाली है। शाहजाद साहब, आपका पॉइंट सर बिजली की कीमतों के हवाले से तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो धरने का आज 8वां रोज है, हुकूमत लग नहीं रहा कि सीरियस है इस धरने को लेके। क्या वजूहत है? हुकूमत को क्या लगता है धरना खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे? फायजा वो सीरियस है। वो धरने के साथ निपटने के लिए उनकी हिकमत अमली ये है कि वो इनको थकाएंगे, इनको लंबा खिलाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि ये थक हार के खुद ही चले जाएं, लोग इनके साथ बैठना जुड़ना छोड़ दें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जिन लोगों को महंगाई का मसला है, जिन लोगों को बिजली का मसला है, वो इस मामले की संजीदगी को समझें। हुकूमत के पास एक ही टेक्निक है, वो ये तो नहीं कह सकते कि अवामी मसाइल पे हम बात करने को तैयार नहीं है, वो इसको लंबा खिलाएंगे। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ ये हुआ कि ये लॉबीज ने तो इतने अरबों खरबों रुपए बना लिए हैं। ये जो आईपीपीस की लॉबी है, उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको घर बैठे कैपेसिटी चार्जेस मिल रहे हैं। उनका प्लांट चले या ना चले, उनके प्लांटों के पैसे भी पूरे हो गए हैं, प्लांटों के बच्चों के पैसे भी पूरे हो गए हैं। अब वो जब कभी मुस्तकबिल में कोई प्लांट लगाएंगे तो उसके पैसे भी पूरे हो चुके हुए हैं। अब उन्होंने एक कोई फंड कायम किया है। अब ये गैर मुसद्दका खबर है, लेकिन खबर है कि इन्होंने एक फंड कायम करके तो जमात इस्लामी को और जो लोग इस इशू पे बात कर रहे हैं उनको डीफेम करने के लिए एक कैंपेन जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया है। कुछ लोगों को हायर किया जा रहा है जो इस पे शक्कू को शुबात पैदा करे कि ये जमात इस्लामी किस चक्कर में इस बात पे पड़ी है। मैं कहता हूँ ठीक है, जमात इस्लामी की आप नीयत पे शक कर सकते हैं, लेकिन जो इशू वो उठा रहे हैं आप उस इशू की अहमियत को समझें और उस इशू के साथ इशू है। यस, तो उस इशू की जेन्युइननेस को तस्लीम करते हुए हुकूमत को, लेकिन हुकूमत क्या करे, उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो आपको क्या दे? वो जमात इस्लामी को या आवाम को क्या दे? उसके पास देने को कुछ नहीं है। वो अपनी जगह पे मजबूर है। उनके पास हमारी जो 77 साल की तारीख है, हमने हमेशा कर्ज के साथ अपनी मईशत चलाई है। आप समझिए कि कोई अयूब खान के दौर के बाद, अयूब खान के दौर के बाद से हमने जो इकोनॉमी अपनी बनाई है वो हमने डॉलरों की बेस पे बनाई थी, जो कभी हमें अफगान जिहाद की सूरत में मिल जाते थे, कभी वो जो हम मुशर्रफ साहब के दौर में अलाई बने थे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उसके रूप में पैसे आते थे, या हमें कोई IMF से कर्जा मिल जाता था, या हम वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे ले लेते थे और हम अल्ले तल्ले करते थे। हमने हमेशा इस बात का फख्र लिया, हमने ये बना दिया, हमने वो कर दिया। ओ भाई, आपकी नेशनल जो इनकम है वो क्या है? आपका नेशनल खर्चा क्या है? इन दोनों के अंदर अगर जो है अगर बैलेंस नहीं है तो मुल्क क्या, घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलाएंगे आप? आपकी आमदनी जो है वो 54 है और खर्चा है 1 रुपया। तो ये 12 से भी ऊपर ही ले जाए, तो ये जो आपने बाकी पैसे पूरे किए हैं कर्जे ले लेके, तो अब उन कर्जों का सूद इतना हो गया है कि आपकी कमर भी टूट गई है। आपने वो एयरपोर्ट भी अब निकाल दिए, आपने मोटरवेज भी निकाल दी, अभी आप रेडियो पाकिस्तान और PTV की इमारत और उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो आप रैन रखने पे आ गए हैं। आपके पास इसके बाद क्या करेंगे आप? वो कहते हैं कि जी वो फलां जो आदमी आया था बतौर वजीर आजम, वो जनाब वो घर के बर्तन बेच रहा था, तो ये वो बेचारा बेच रहा था, कट्टे बच्चे बेच रहा था। ये क्या बेच रहे हैं? ये बिल्डिंगें बेच रहे हैं भाई, ये देगें बेच रहे हैं। वो छोटी छोटी कटोरियां बेच रहा था, कुछ सिल्वर के गिलास बेच रहा था। अब ये हाल है कि बड़े बड़े जो तांबे के थाल थे और जो तांबे की देगें थी वो बिक रही हैं, वो आप नजर नहीं आने दे रहे। अब ये मसला हमने तय करना है बतौर अवाम। मैं किसी हुकूमत को, किसी सियासी जमात को इसका मुजरिम नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बतौर कौम हम इसके जिम्मेदार हैं, हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे और खुद ठीक होने के बाद अपने ठीक नुमाइंदों का तयन नहीं करेंगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कभी मैं आपको कोई
सब्ज बाग दिखाऊंगा, कभी काला बाग दिखाऊंगा, कभी आपको कटोगछों के पीछे और मुर्गियों के पीछे लगा दूंगा, कोई दूसरा आएगा वो आपको सोलर पैनल के पीछे लगा देगा। कभी आप इस बात पे खुश होते थे कि मेरे गांव में बिजली आई है, अब आप इस बात पे अफसरदा है कि हाय मेरे गांव में क्यों बिजली आई थी। तो आप वहां से लेके यहाँ तक का जो सफर है वो आपकी पूरी कौमी तारीख का यही निचोड़ है और यही उसका खुलासा है। ठीक, फारूकी साहब आपका पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, अगर अपोजिशन जमातों की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक जमात इस्लामी को छोड़ के बाकी अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो सिर्फ लफाजी की हद तक महदूद हैं, वो प्रैक्टिकली सीरियस नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में। ऐलान तो कर दिया गया है कि आइंदा 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पीटीआई के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अगर ये सारी जमातें यकजा होके ग्रैंड अलायंस करके महंगाई के खिलाफ धरना दें या एहतजाज करें तो ज़्यादा मौसर नहीं होगा? खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। बात यह है कि इनका एजेंडा ही नहीं है। ये किनका? सियासी जमातों का एक ही एजेंडा है, हसूल इक़्तिदार, उसके बाद तूल इक़्तिदार। अच्छा, इक़्तिदार हासिल करना है और उसे तूल कैसे देना है, यही इनका एजेंडा है। और बाकी सारे जो मामलात हैं, जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो सब के सब उनके लिए एक मतलब एक शोबेबाजी है जो इलेक्शन में ये इस्तेमाल करते आए हैं। कभी किसी ने मुझे, आप ये बताएं, असम्बली में इतने ये जो हमारे अरकान असम्बली और जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये को भंग छंग पी के बैठे हुए हैं। ये फोरम असम्बली नहीं है। असम्बली का जो फोरम है वो किस लिए होता है? अच्छा, दूसरी बात, ये लाया अमल तय करेंगे, ये एक अपना अलायंस बनाएंगे, ये फलां बनाएंगे। और भाई भूख आज लगी है, फाका आज है, तुम बनाओगे? लोगों के घरों में फाका है, रोटी नहीं पूरी हो रही है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, जिंदगी मुश्किल है, लोग जिंदा दरगोर हो चुके हैं। अलायंस बनाएंगे, हम अलायंस बनाएंगे, हम बिजली के खिलाफ एक्शन बना। बकवास, सब बकवास है सारी। यानी कि अगर इनका एजेंडा ही नहीं है, इनकी तरजीहात ही नहीं है, ये इनकी कोई तरजीहात नहीं है। सियासत बराए इक़्तिदार, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पता इनको। अगर तरजीहात होती तो जमात इस्लामी के साथ धरने में शामिल हो जाते। और बाबा, जमात इस्लामी धरना दे के बैठी हुई है, लेकिन बात यह है इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, 0/0। अच्छा, अब बिल आखिर ये धरना भी एक बंद गली में चला जाएगा। मैं पहले भी कहा था, मैंने, हुकूमत इनको कुछ भी कह ले, कुछ भी ज़बानी कलामी जमा खर्च करके कुछ भी दे दे इनको, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है देने के लिए। क्योंकि हुकूमत जो है ना, वो हुकूमत नहीं है, वो तो बेचारे खुद मजबूर हैं, दस्ते नगर हैं, ज़रूरतमंद हैं। वो अपने मसाइल, अपनी ज़रूरतें, अपने मामलात पता नहीं कैसे चला रहे हैं। तो अवाम तो उनकी तरजीहात में ही नहीं है। और तरजीहात क्या है उनकी? जो तरजीहात हैं वो आपके सामने है। जो तरजीहात मामलात बड़े अच्छी तरह से चला रहे हैं, इतनी अयाशियां कर रहे हैं। अब आम आदमी तो भूखों मर रहे। तो कोई अभी शहजाद साहब बात कर रहे हैं ना कर्जों की, अभी हुक्मरानों में से जो अभी शहजाद साहब ने बात की ना कर्जों की। भाई कर्ज की किस देने के लिए, इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता था। सूटेड बूटेड चार्टर्ड तैयारों में फौज की पूरी फौज लेके बीमा हेलोयाल जाते थे, कशकोल लेके भीख मांगने, कर्जा मांगने कि हमने कर्जे की किस देनी है। कर्ज की पीते थे मैं, वो फाका मस्ती रंग ले आई है। अब क्या हो गया? उस फाका मस्ती का रंग चढ़ चुका है। शहजाद साहब, जी मैं तो पहले फाके ठीक, मैं शहजाद साहब से भी पॉइंट जान लेती हूँ। शहजाद साहब, इस सवाल के साथ साथ मेरा एक और सवाल ऐड करते जाएगा, दोनों का इकट्ठा जवाब दे दें। हुकूमत लापता अफराद के ख़ानदान के दुख में शरीक है। अच्छी बात है, हुकूमत को उनके दुख का एहसास हुआ और हुकूमत ने ऐलान किया जी 50 लाख रुपए इमदाद, यानी कि जो 5 साल से ज़्यादा जिनको अरसा हो गया है, जो लापता हैं, 50 लाख इमदाद का ऐलान कर रही है हुकूमत। उनको ढूंढ क्यों नहीं रही? 5 साल से गायब हैं।
सुन लें, इसमें भी कैच है। ये इतनी सादा बात नहीं है जो आपको लग रही है। 50 लाख बहुत अच्छा कदम है भाई। 50 लाख किसी बंदे की किस्मत की जिंदगी की या उसकी गुमशुदगी की कीमत नहीं हो सकती। मुझे बताएं, जिस माँ का लख्ते जिगर नहीं है उसके पास और उसको पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया है, उसको 50 लाख दे के आप उसको कह सकते हैं कि अपने बेटे को भूल जाए? उस बाप को जिसने अपने बेटे को कहीं पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, जब वो उसकी खिदमत के काबिल हुआ, आज वो उसको नहीं नजर आ रहा, तो 50 लाख उसके दुख की, ठीक, यानी कि आपको लग रहा है कि ये दावा नहीं है किसी भी इंसान का, लेकिन चले थोड़ा बहुत उन्होंने एक फिक्रा सुन लें। लेकिन इसमें वो कहते हैं हम इनको कानूनी असिस्टेंस भी फराहम करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये जो अभी इंसानी हकूक के वकील आ जाते हैं ना, कोई फलां बंदा गायब हो गया है, उसको खत्म कर देंगे। ये दोनों जानब से खुद ही स्टेट पेश हुआ करेगी कि ये जो लापता लोग हैं ये किधर चले गए, ये फिर मिलकर ही खेलेंगे दोनों तरफ से टेबल टेनिस पे। ठीक हो गया। आसिफ साहब से जान लेते हैं। आसिफ साहब, 50 लाख इमदाद का ऐलान किया गया, चलें एक अगर इन्हें पॉजिटिव वे देखा जाए तो थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाएगी ना। बाकी मुझे लापता की पहले तो आप बताएं लापता की डेफिनेशन क्या है? किसे क्या नहीं पता? अच्छा, किसे क्या नहीं पता? कौन से लापता? जो 5 साल से ज्यादा हैं, जिनका पता ही नहीं कहाँ भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, लापता किसे नहीं पता? आसिफ साहब, जिसके नाम पे खत लिखे तो खत उसको ना मिले वो है लापता, क्योंकि उसका पता कोई नहीं है। अदम पता। ठीक, आसिफ साहब जरा कंप्लीट करिएगा और गवर्नमेंट को अपने को भाई 50 लाख रुपए वो दे रहे हैं कि खाना पाओ, 4 दिन जाके स्कूल ना रोटी छोटी खाओ तो अपने मामला ठीक करो। ठीक, अरे लान लगे ने ध्याने लान लगे ने पैसे दे के जो देते थे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, अपने दोनों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।